नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और शनिवार को बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 21वां एपिसोड है। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। तो आज हम जिन 5 विषयों पे बात करेंगे उसमें सबसे पहले रिजर्व बैंक का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के ऊपर जो प्लानिंग है, दूसरा है यूको बैंक 150 ब्रांचेस खोलकर अपना एक्सपेंशन करना चाहता है। तीसरा विषय है कि शुरू हो गया बैंकों में निजीकरण लीडरशिप पर, और गवर्नमेंट ने बैंकों से कहा है कि इम्प्रूव करें सर्विस कंडीशन, स्ट्रेस कम करें एम्प्लॉइज़ का, और 1 नवंबर से बदल जाएंगे नॉमिनेशन के रूल्स। तो इन 5 विषयों पे बात शुरू करते हैं। सबसे पहला विषय है हमारा रिजर्व बैंक का जो एक प्लानिंग है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। अभी तक क्या होता है कि बैंक जो भी फाइनेंस करता है, जो क्रेडिट देते हैं, अगर वो कहीं पैसा डूबता है तो वो 90 दिन के बाद एनपीए हो जाता है। लेकिन जो मॉनिटरिंग है वो शुरू से ही लोन देने की शुरू हो जाती है कि अगर 30 दिन तक पैसा नहीं आया तो ऐसा में 0 कैटेगरी में रखा जाता है। अगर 31 से 60 दिन में पैसा नहीं आया फिर भी तो ऐसा में 2 कैटेगरी, और ऐसा में 2 कैटेगरी में 61 to 90 डेज में अगर नहीं आता तो रखा जाता है, और 90 दिन के बाद 90 डेज के बाद उस अकाउंट को एनपीए करार दिया जाता है। यानी उस पैसे का जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाती है। अब ऐसा पैसा जब हो जाता है तो अलग अलग तरह के अकाउंट्स हैं, अलग अलग तरह का फाइनेंस है, उसके हिसाब से उसकी सीरियसनेस, उसकी ऊपर प्रोविजनिंग बैंकों को करनी पड़ती है। 90 दिन के बाद किसी अकाउंट में 100%, किसी में 90, किसी में 80, 70, इस प्रकार से उसकी रिस्क रेटिंग के आधार पर बैंक जो है उसकी प्रोविजनिंग एनपीए होने के बाद कर देता है। क्योंकि अगर वो नहीं आया तो वो सीधा सीधा बैंकों को लॉस है, अगर आ गया तो वो प्रोविजनिंग बैंक का प्रॉफिट मान लिया जाता है। लेकिन अभी रिजर्व बैंक का कहना है कि 2027 से इस प्रोसेस को शुरू करेंगे और 2031 में इसकी शुरुआत करेंगे। यानी बैंकों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए जब लोन दिया जाएगा उसी समय उसकी रेटिंग की जाएगी, भाई कितना रिस्की वो है, उसके आधार पर उसकी प्रोविजनिंग उसी समय कर दी जाएगी। यानी किसी खाते की हो सकता है कि 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अगर हाई रिस्क एरिया का अकाउंट है, यानी ऐसा अकाउंट है कि जहां लगता है कि भाई पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। कम है तो उसमें कम प्रोविजनिंग हो सकती है। यानी बैंकों को 2031 से अगर ये शुरू होता है तो इतना पैसा प्रोविजनिंग के लिए, जितना वो लोन दे रहे हैं उतना ही प्रोविजनिंग के लिए भी रखना पड़ेगा। यानी उनको और पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बैंकों की आरबीआई के अनुसार स्थिति जो है वो अच्छी होगी। अब ये समय बताएगा कि इस मॉडल से क्या लाभ होगा बैंकों को। दूसरा विषय जो हमने कहा कि यूको बैंक, जिसकी आज लगभग 3000 के करीब ब्रांचेस हैं, 21,000 का स्टाफ है, वो 150 ब्रांचें और खोलना चाहता है। बैंकों को एक्सपेंशन करने का अधिकार है, बैंकों को खोलना चाहिए, लेकिन वो किस एरिया में खोलेगा। यानी एक सड़क पर जहां पहले से ही 5 बैंक है वहीं यूको बैंक की ब्रांच खुलेगी, या अन्य बैंक एरिया में यूको बैंक की ब्रांच खुलेगी। क्योंकि जहां सरकार एक मेगा मर्जर की बात कर रही है वहां पर अगर 1 साल पहले 150 ब्रांचें खोली जाती हैं तो अच्छी बात है कि उसमें रिक्रूटमेंट भी होगी, लेकिन 150 ब्रांचेस के ऊपर जो कॉस्ट आएगी
और वो अगर 1 साल के बाद बैंक मर्ज हो जाता है किसी दूसरे बैंक में, तो वो जितनी भी कॉस्ट आई है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बैंक जो है वो मर्जर के बाद अपनी ब्रांचेस को बंद कर देते हैं। यानी एक ही सड़क पर, एक ही स्ट्रीट पर अगर उसी बैंक की 2 ब्रांचें हैं तो एक ब्रांच निश्चित रूप से बंद होगी। तो ऐसे में क्या ये नई ब्रांचेस खोलना, एक्सपेंशन करना उचित है? उचित है तो उस आधार पर हो कि ऐसा एरिया हो जहां कोई बैंक नहीं है। यानी अगर मर्जर भी हो जाता है तो उसके बाद भी वो ब्रांचेस जो है वो खुली रहेंगी, वो बंद नहीं होगी। तब तो ऐसे एक्सपेंशन का फायदा है, नहीं तो ये सीधा सीधा नुकसान सानी बैंक का घाटे का सौदा दिखता है। अब जहां सरकार ने बैंकों में पहले अपना स्टेक कम करने की बात की कि भाई अपना स्टेक कम करेंगे, लोगों का कहना है कि वो निजीकरण की ओर जा रहा है। अब सरकार ने बैंकों की लीडरशिप, यानी ऊपर टॉप लेवल एमडी, सीईओ, उनके लिए भी, ईडी के लिए भी जो है आउटसाइड द बैंकिंग इंडस्ट्री भी जो है भर्ती करने का विचार किया है। यानी सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आया है वो कैनरा बैंक के बारे में है। कैनरा बैंक के एमडी का जो पोस्ट अभी खाली होने वाली है, उसके लिए जून में एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आ गया था। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था उस पोस्ट के लिए, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया वो सब कैंसिल हो जाएगा, वो प्रोसेस कैंसिल हो गया और नए प्रोसेस के अनुसार बैंक से भी, प्राइवेट बैंक से भी लोग जो है उसके लिए, एमडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल की उसकी सर्विस का अनुभव होना चाहिए, 15 साल बैंकिंग का अनुभव होना चाहिए। अब ये समय बताएगा कि ये जो निजीकरण है, यानी आउटसाइड द बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, इस प्रकार की लीडरशिप लाने से क्या बैंकों का कुछ भला होगा, या सिर्फ एक दायरा बढ़ जाएगा सिलेक्शन का। यानी पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक से सिलेक्शन होता था, जो कि अब 12 ही रह गए हैं, अब उसके बाहर से भी लोग उसको लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये समय ही बताएगा कि ये जो निर्णय है इसका कितना लाभ बैंकों को होता हुआ दिखाई देता है। एक और मुद्दा जो कि बड़े लंबे समय से बैंक के एम्प्लॉइज जो झेल रहे हैं वो है बैंकों में बढ़ रहा स्ट्रेस कर्मचारियों में, और जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, वो एक जहरीला टॉक्सिस वर्किंग कंडीशन जिसे कह सकते हैं, जिसके कारण आए दिन कर्मचारी, अधिकारी सुसाइड करने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी सरकार की नींद खुली है, अच्छा है, लेकिन सरकार ने बैंकों को ही कहा है कि आप अपना ये जो सिस्टम है, जो वर्किंग कंडीशन है, जो स्ट्रेस है, उसके लिए आप कोई रास्ता निकालिए। यानी बैंकों के कारण ही वो सारी चीज़ें थी और बैंकों को ही कारण आप इसको ठीक कीजिए। इससे अच्छा होता कि सरकार कोई एक कमेटी बनाती और वो सारा रिव्यू करती, स्टडी करती कि किस बैंक में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैनेजमेंट से बात करती, एम्प्लॉइज़ की यूनियन से बात करती, तो पता लगता कि मुद्दा कहाँ है, गलती कहाँ है, किस बैंक। अब आप सभी को एक जैसा मानकर और सबको और उन्हीं को कह रहे हैं कि आप ठीक कीजिए। अब देखते हैं बैंक कितना स्ट्रेस कर्मचारियों का कम कर सकते हैं, कितना वातावरण जो है वर्किंग कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन कम से कम सरकार के कान तक वो बात पहुंची कि बैंक कर्मचारी जो है स्ट्रेस में है, उनका जो वातावरण है बैंकों में काम करने का वो अच्छा नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि सरकार को उसने मुद्दे का संज्ञान लिया है। अब 1 नवंबर से नॉमिनेशन के नियम बदल जाएंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो इस बार बदलाव हुआ 2025,
वो 1 नवंबर से बैंकों में लागू हो जाएगा। अभी तक क्या था कि कोई भी ग्राहक है अपने एक आदमी को अपना नॉमिनी बनाता था, लेकिन कई बार ये देखा गया कि ग्राहक की भी मृत्यु हो गई और नॉमिनी जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि ग्राहक के बाद वो जो है उस पैसे को क्लेम करके और उत्तराधिकारियों तक पहुंचा दे। लेकिन कई बार नॉमिनी की भी अगर मृत्यु हो गई तो पैसा क्लेम करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो अभी जो सुविधा दी गई है इस अमेंडमेंट में, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नॉमिनी आप बना सकते हैं और ग्राहक के पास ऑप्शन होगी कि वो साइमल्टेनियस या सक्सेसिव किस ऑप्शन को मानते हैं। यानी जो वो 4 नॉमिनी बना रहे हैं उनको चारों को बराबर अधिकार होगा पैसा लेने का, जो भी राइट होगा, या एक को ज़्यादा एक को कम होगा, या सक्सेसिव ऑप्शन वो देना चाहते हैं और कि भाई एक व्यक्ति है वही लेगा, अगर वो नहीं रहा तो दूसरा लेगा। तो ये ग्राहक चुन सकता है, लेकिन लॉकर के सेटलमेंट के लिए सिर्फ सक्सेसिव का ही ऑप्शन ग्राहक के पास है। यानी जो भी नॉमिनी होगा, फर्स्ट है तो फर्स्ट, फर्स्ट नहीं है तो सेकंड, सेकंड नहीं है तो थर्ड, इस प्रकार से वो अपनी ऑप्शन दे सकता है। तो एक अच्छी सुविधा ग्राहकों को मिलेगी 1 नवंबर से नॉमिनेशन के बाद। तो आज के बैंकिंग के बाद मेरे साथ के एपिसोड में यहीं पर हम विराम देते हैं और आशा है कि ये सारे विषय आपको अच्छे लगेंगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी और मिलेंगे अगले शनिवार रात 9 बजे मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।